नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में हुआ मंचीय कार्यक्रम। युवाओं ने किया रक्तदान, किया गया वृक्षारोपण। सामाजिक प्रतिभावान विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हुआ आयोजन। कोरोना संक्रमण का मूर्तिकारों पर पड़ा है बड़ा असर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं जिले के मूर्तिकार। बड़ी प्रतिमाओं पर रोक लगने के चलते परेशान हुए मूर्तिकार। रंगों और मिट्टी के दामों ने मूर्तिकारों की बढ़ाई मुसीबत। हरछठ माता और बलराम की हुई पूजा अर्चना। पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर माताओं ने किया व्रत। हलधर बलराम की भी घरों में मनाई जयंती। और अब समाचार विस्तार से। 9 अगस्त को आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते आयोजित किए गए मंची कार्यक्रम में सामाजिक जनों की संख्या सीमित रही। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक जनों ने रानी दुर्गावती को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जबकि सामुदायिक भवन में मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर जिले में प्रतिवर्ष वृहद आयोजन किए जाते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित संख्या में आदिवासी विकास परिषद द्वारा मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सामाजिक जनों में काफी उत्साह भी देखा गया। प्रातः लगभग 11 बजे से आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम सामाजिक जनों ने रानी दुर्गावती चौक पहुंचकर समाज की गौरव रानी दुर्गावती की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम, सामाजिक नेत्री व आदिवासी विकास परिषद की संरक्षक हीरासन उइके, दिनेश ध्रुवे, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संध्या कुर्वेती, सरिता ध्रुवे, प्रीतम सिंह उइके, शुभम उइके सहित अन्य सामाजिक जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज को एकजुट रहने सहित सामाजिक समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष पुरजोर तरीके से रखने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज के होनहार विद्यार्थी, जिनका कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट परीक्षा फल रहा है, ऐसे विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पौधारोपण आयोजित किया गया। इस दौरान सामाजिक पदाधिकारियों ने सामुदायिक भवन के आसपास वृक्ष लगाकर जल, जंगल और जमीन को संरक्षित रखने का भी संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सामाजिक गीतों पर सामाजिक जनों ने पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। इसके अतिरिक्त आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों ने शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरण तथा समाजजनों द्वारा जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि आज कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर रक्तदान कार्यक्रम, वृक्षारोपण, मास्क वितरण सहित समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कम संख्या में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। के सेलिब्रेशन में हम लोग आज यहाँ पे 5 बिंदु पे कार्यक्रम रखे थे। पहला तो था कि हमारे समाज के जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं उनको पुरस्कृत करना, उनको एक मनोबल देना ताकि आगे चल के वो अपना भविष्य उज्ज्वल बना सके। और दूसरी बिंदु थी हमारी हॉस्पिटल की, कि वहाँ पे रक्तदान करने के लिए हमने हमारे युवा वर्ग जो है रक्तदान करके आया है। और वहाँ फल फ्रूट बांटने का भी हमने एक तीसरी बिंदु के तहत रखा था। चौथी बिंदु के तहत हमने मास्क वितरण, जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसके तहत आम लोगों को हमने मास्क वितरण का भी काम किया है। और 5वीं बिंदु जो मुख्य है, जो पर्यावरण के तहत है, जिसमें हमने वृक्षारोपण करने का आज पूरा कार्यक्रम बनाया है। और इस प्रकार से हम कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमने कम संख्या में ये जो कार्यक्रम है उसे स्थानीय लोगों के द्वारा ही मनाया गया है। कोरोना के प्रकोप के चलते इस वक्त लोग कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके चलते लोगों का व्यापार पर भी असर नजर आ रहा है।
इस बीच गणेश कन्हैया सहित अन्य मूर्तियों को तैयार करने वाले मूर्तिकारों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना संकट का असर उनके काम पर भी पड़ रहा है। कोरोना की मार मूर्तिकारों पर भी पड़ रही है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश तो नवरात्रि में माता की प्रतिमाओं को पंडालों में स्थापित किया जाता था। जिले भर में 500 से अधिक पंडाल सस्ते थे, लेकिन कोरोना के चलते इस बार गली मोहल्लों सहित अन्य स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं को विराजित नहीं किया जाएगा, बल्कि लोगों को घर में ही मिट्टी के गणेश की प्रतिमा विराजमान करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाकर उन्हें जिले भर के अलावा अन्य शहरों में भेजने वाले मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मूर्तिकारों का कहना है कि शहर के सभी मूर्तिकारों का कारोबार लाखों में होता था, लेकिन कोरोना के चलते कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। पहले जहां वह जुलाई माह से ऑर्डर पर मूर्ति तैयार करने में जुट जाते थे, लेकिन इस बार अभी तक कोई भी ऑर्डर उनके पास नहीं आए हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि वह 10 से 15 फीट तक की प्रतिमाएं बनाती थी। इसके लिए वह जुलाई माह से ही तैयारियों में जुट जाते थे, लेकिन इस बार अभी तक उनके पास एक भी ऑर्डर नहीं आया है। ऐसे में वह हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। वाराणसी नगर के मूर्तिकार सुरेश कुमार का कहना है कि उनकी रोजी रोटी का साधन मूर्तियां ही हैं। वह कन्हैया, दुर्गा और गणेश प्रतिमाएं बनाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। बड़ी मूर्ति 11,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की बनती है, लेकिन इस बार कोई भी ऑर्डर न आने से वह परेशान हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते महंगाई ने भी उनकी कमर तोड़ दी है। पहले जो मिट्टी की ट्रॉली आती थी उसके दाम भी दोगुने हो गए हैं, जबकि लॉकडाउन के चलते रंगों के दामों में काफ़ी उछाल आया है। पूर्व की अपेक्षा 2 गुने दामों में रंगों की खरीदी करनी पड़ रही है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तो लगभग 8-9 साल से ये मूर्ति का काम सीखा हूँ और पढ़ाई भी करता था और ये भी काम चालू। इस वर्ष क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? हम लोगों को ये परेशानी है कि हमको कलर में दिक्कत चलेगी, यानी जो हम कम रेट में लाते थे, लॉकडाउन के कारण हमको ज़्यादा रेट में लाना पड़ा, क्योंकि नागपुर से लाते थे, वहाँ सील लग गया। फिर दुकानदार ने बोले कि सील लग गया है, हम तो दुकान कलर नहीं बेच पाएंगे। तो फिर उन लोगों ने थोड़े खुली दुकान उनकी इस बीच में, फिर वहाँ जाकर हमने रंग लाए। जो रंग का रेट पिछले साल से अपेक्षा हम लोगों ने रेट में 2-4 रुपये की बढ़ोतरी मिलाना पड़ा। लॉकडाउन के कारण आपके व्यापार में क्या कुछ असर पड़ा? हमारे व्यापार में तो बहुत असर पड़ा है। मट्टी भी जो हम लोग लाते थे वो भी बहुत महंगी मिली इस साल, यानी उन लोगों को ट्रैक्टर खाली नहीं मिलता था, उनको भी लॉकडाउन से। फिर उन्होंने बोले कि ज़्यादा रेट लगेगा भैया, मट्टी तो हम लाएंगे, तो हमको लाना पड़ा। और फिर पीढ़ियों से मूर्तियां बनाने का कार्य कर रही वृद्ध महिला फूलवंता बाई ने बताया कि वह पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का कार्य कर रही हैं, लेकिन इस बार रंगों के 2 गुने दामों ने मूर्तिकारों की कमर तोड़ दी है। वहीं प्रतिवर्ष की अपेक्षा मिट्टी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। शासन की ओर से भी कोई मदद नहीं मिली है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो हम परंपरा हमारी जिंदगी व्यतीत हो गई, तो क्या परेशानी आ रही है लेकिन आपको? लॉकडाउन के कारण हमारा धंधा नहीं चल रहा है। बड़ी मूर्ति का ऑर्डर नहीं मिला है हमको, और कलर का भाव दुगना हो गया। ये सब लाते कहाँ से आप, मिट्टी और कलर? मिट्टी तो हम हमारी उधर टोंडिया नाला के उस तरफ जमीन है, वहाँ से लाते हैं। अच्छा, कितने कैसे रुपये ट्राली मिल जाती है आपको मिट्टी? वो मिलती है हमको 1,500। और कलर कहाँ से लाते? कलर नागपुर से लाते हैं। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है आपको इस साल व्यापार? डबल रेट लगाया है आसो कलर वाले ने। तो शासन की तरफ से आपको कुछ मदद? नहीं, कोई मदद नहीं। माताओं के द्वारा पुत्र की रक्षा व लंबी उम्र की कामना को लेकर 9 अगस्त हर छठ माता का उपवास कर पूजा अर्चना की गई और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की जयंती भी मनाई गई। इस दौरान भगवान बलराम की भी पूजा अर्चना की गई। हर वर्ष हर छठ पूजा भादो मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। कुछ महिलाओं द्वारा मोहल्ले में सामूहिक रूप से भी हर छठ माता की पूजा अर्चना की गई। गौरतलब हो कि इस वर्ष कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते हर छठ माता व बलराम जयंती पर घरों में ही सादगीपूर्ण पूजा अर्चना की गई। किसान संगठन के द्वारा बलराम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हर छठ पर्व पर भी महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर भजन किया जाता था। हर छठ पूजा के बारे में बताया गया कि उपवास करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री का सेवन नहीं करती हैं और न ही गाय का दूध व घी भी नहीं खा सकती हैं। महिलाओं द्वारा हर छठ माता की पूजा के लिए
भैंस का दूध, घी, दही, महुए का फल, लाई, चना, बेल फूल व अन्य सामग्री का उपयोग किया गया। भगवान गणेश व माता गौरा की स्थापना कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। महिलाओं द्वारा पूजा कर आरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। व्रतधारी महिला निर्मला त्रिपाठी ने बताया कि हर छठ माता की पूजा भादो मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन करते हैं। आज के दिन बलराम का भी जन्म हुआ था। हर माता जिनका पुत्र रहता है वह अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए उपवास करते हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाओं द्वारा हल से जुती हुई सामग्री का सेवन नहीं किया जाता। गौरी गणेश की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। ये छठ माता की पूजा भादो मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन करते हैं। आज के दिन वैसे बलराम जी का जन्म हुआ था और हर मतलब माता जिनका पुत्र रहते हैं अपने बच्चों की लंबी दीर्घ आयु के लिए हर छठ माता की पूजा करती हैं। इसमें गौरी गणेश की पूजा, शंकर पार्वती सबकी पूजा करके उनका विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। और इसमें भैंस का ही मतलब सामान जैसे घी है, दूध है, दही है और बिना नागर में हल जोते बोए का जो अक्षत चावल वगैरह रहता है उसी का उपयोग करते हैं। और कोरोना महामारी के चलते वर्तमान में लोगों को कई तरह के संकट से जूझना पड़ रहा है। वहीं अगस्त माह में अवकाश के चलते कई दिन बैंक बंद रहने से व्यापारियों सहित आमजनों को भी बैंक से संबंधित काम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब हो कि अगस्त माह में एक माह में करीब 14 दिन बैंक तीज त्योहार के चलते शासकीय अवकाश होने से बंद रहेंगे। अगस्त माह में ही काफ़ी त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, जिसमें अगस्त माह में पहले सप्ताह में 3 अगस्त को रक्षाबंधन था, जिससे बैंक बंद रहा। इसके अलावा 8 अगस्त को दूसरा शनिवार और 9 अगस्त को रविवार होने से बैंक का अवकाश रहा। वहीं अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त रविवार होने से बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह तीसरे सप्ताह में 20 अगस्त को श्रीमद शंकरादेव की तिथि के अवसर पर बैंक का अवकाश व 21 अगस्त को हरितालिका, 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी, 23 अगस्त को रविवार होने से बैंक की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा इस माह के चौथे सप्ताह में 29 अगस्त को माँ कर्मा पूजा व मुहर्रम व 30 अगस्त को रविवार व 31 अगस्त को ओणम पर्व के चलते बैंक बंद रहेगा। एक साथ एक माह में इतने अधिक अवकाश होने से लोगों को बैंक के लेन देन संबंधित कार्यों में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इससे अवकाश को ध्यान में रखते हुए लोगों को समस्याओं से बचने के लिए अपना काम समय पर निपटाना होगा। रविवार को दिन भर जारी रही मूसलाधार बारिश के बीच बनगंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होकर छोटे पुल तक नदी का उफान आ पहुंचा। शहर के सर्किट हाउस रोड तथा यहां मार्ग को जोड़ने वाली सभी गलियों में लबालब पानी भर गया। इसी बीच बारिश के बाद हनुमान चौक पर पानी निकासी न होने से टापू सा दिखाई पड़ने वाला नज़ारा फिर एक बार बना रहा। यही नहीं, तेज बारिश के चलते शहर की कॉलोनियों में भी जल भराव हो गया। निचली बस्तियों में हालात और भी बिगड़ गए, जहां चहुं ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ा। मौसम विभाग द्वारा संभाग के कई जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी कर दी गई थी। इसी के तहत शनिवार की रात्रि से ही बारिश की तेज बूंदों की बौछारें शुरू हो गई। रविवार को भी दिन भर मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। रविवार का दिन लॉकडाउन होने की वजह से आवाजाही में दिक्कतें तो नहीं हुई, लेकिन शहर की कई कॉलोनियां बारिश के पानी में जलमग्न हो गईं। खाली प्लाटों में इस कदर पानी था जिससे यह नज़ारा किसी तालाब की तरह दिखाई पड़ा। यही नहीं, निचली बस्तियों में तो बारिश के पानी ने जल जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कई क्षेत्रों में रहवासियों के घरों के भीतर तक पानी पहुंच गया और सड़कें भी बरसाती पानी में जलमग्न हो गई। शहर के हनुमान चौक में जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। जब तेज अथवा मध्यम बारिश में भी यहाँ पानी जमा हो जाता है और यहाँ का नज़ारा किसी टापू से कम नहीं होता। रविवार को भी यही कुछ हाल हनुमान चौक का रहा। यहाँ बरसाती पानी की निकासी न होने की वजह से यह पूरी तरह लबालब भरा रहा और आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार सर्किट हाउस मार्ग एवं इससे जोड़ने वाली शहर की भीतर से जाने वाली सड़कें पूरी तरह जलमग्न दिखाई पड़ी। देखा जाए तो शहर में स्थानीय प्रशासन द्वारा वर्षाकाल के पूर्व नालों की सफाई एवं जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन सरकारी दावों की हकीकत बरसाती पानी के सामने टिक नहीं पाती और शहरवासियों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है।
आकर्षण का केंद्र शहर का बड़ा पुल बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच मौज मस्ती एवं सैर सपाटा करने वालों के लिए गुलजार हो गया। तेज बारिश के बाद वनगंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और रविवार को नदी के छोटे पुल के ऊपरी भाग से कुछ कम दूरी से नदी का उफान बह रहा है। इस नज़ारे को देखने के लिए शहरवासियों में उत्सुकता बनी रहती है। हालांकि रविवार का दिन लॉकडाउन का दिन होने की वजह से भीड़ भाड़ कम ही दिखाई पड़ी। हालांकि जो लोग इस नज़ारे को देखने पहुंचे थे उन्होंने बारिश की बूंदों के बीच इसका भरपूर आनंद लिया। इधर वारासिवनी नगर में लगातार हो रही बारिश के कारण नगर के वार्ड नंबर 6 में निचले स्थानों पर बने हुए मकानों में पानी भरने के कारण वहां रहने वाले नागरिकों का रहना दूभर हो गया है। इस वार्ड में वारासिवनी लालबर्रा मुख्य सड़क मार्ग के किनारे रहने वाले नागरिकगण सड़क निर्माण कंपनी व अधिकारियों की लापरवाही का दंश भोग रही हैं। सड़क निर्माण के दौरान नागरिकों के विरोध को दरकिनार करना आज प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बन गया है। लगातार बारिश के कारण सड़क के किनारे बने हुए कई मकानों में पानी भर गया है। वहीं इस पानी की निकासी का सही जरिया नहीं होने के कारण यह पानी घरों के अंदर घुसकर घरों को खराब कर रहा है। गत सोमवार से प्रतिदिन हो रही बारिश के कारण पानी भरने से घरों की दीवारें गीली होकर खराब हो रही हैं। शनिवार की तेज बारिश के कारण लालबर्रा मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के बाजू में सड़क के किनारे नीचे हिस्से में बने हुए 2 मकान धराशायी हो गए थे। वहीं रविवार को एक मकान में पानी घुस जाने से उसमें रहने वाले नागरिकों को दूसरी जगह पर विस्थापित करने की प्रक्रिया नगरपालिका द्वारा की गई। विदित हो कि वारासिवनी लालबर्रा सड़क मार्ग का निर्माण करते समय सड़क किनारे रहने वाले नागरिकों ने सड़क की ऊंचाई को लेकर अपना विरोध प्रकट किया था और उसके लिए आंदोलन भी किए गए थे, लेकिन तत्कालीन समय में उनके विरोध को निर्माण एजेंसी और अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसके कारण वर्तमान में इस मार्ग पर बने हुए पुराने मकान सड़क से नीचे हो गए हैं। निर्माण कंपनी द्वारा सड़क मार्ग के दोनों ओर नालियों का निर्माण भी किया गया, लेकिन इन नालियों से पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने से निचले हिस्से में बने हुए मकान में रहने वाले नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। सड़क निर्माण कंपनी ने लालबर्रा मार्ग की ओर से वारासिवनी की ओर रेलवे क्रॉसिंग तक जो नाली बनाई है, उस नाली को रेलवे क्रॉसिंग के पास लाकर कटंगी की ओर जाने वाली रेलवे पटरी की ओर मोड़ दिया है, किंतु अधिक पानी आने पर इस नाली से पानी की निकासी नहीं हो पाती और नाली भर जाने के बाद रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग की पानी का बहाव हो जाता है। वहीं रेलवे स्टेशन मार्ग के एक और पुराने मकान बने हुए हैं जिनमें नागरिकगण रहते हैं। शनिवार को डॉक्टर चंद्रवंशी और अधिवक्ता प्रमोद जैन के मकान में पानी घुसने से वह गिर गए थे, लेकिन समय के पूर्व ही इन दोनों ही नागरिकों ने उन घरों को छोड़कर अन्यत्र रहना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लेकिन रविवार को ही बरसात के बाद नाली व ऊपर का पानी रेलवे स्टेशन मार्ग पर रहने वाले ऋतुराज वाहगुनेर के आंगन में जमा होकर तालाब जैसा बन गया और घर के अंदर पानी घुसकर आर पार हो गया, जिसके बाद नगरपालिका की टीम के द्वारा आपदा पीड़ित ऋतुराज वाहगुनेर के घर से कर्मचारियों के माध्यम से उनका सामान बाहर निकलवाकर उनके द्वारा लिए गए दूसरे किराए के मकान में पहुंचाया गया। वहीं मोटर पंप के माध्यम से घर के अंदर व आंगन में भरा हुआ पानी वहां से बाहर निकालने का कार्य किया गया। नगरपालिका परिषद वारासिवनी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि एमपीआरडीसी द्वारा सड़क व नाली का निर्माण करवाया गया है, लेकिन नाली के पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण सड़क के निचले हिस्से में बने हुए मकानों में पानी घुस रहा है। आज ऋतुराज के घर में पानी घुस गया है, जिन्हें हमने मस्जिद के सामने के सामुदायिक भवन में शिफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बताया कि दूसरा किराए का मकान ले लिया है, इसलिए उन्हें उस मकान में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं मोटर पंप की सहायता से यहां पर भरा हुआ पानी भी निकालने का कार्य किया जा रहा है। वहीं वार्ड नंबर 4 में बनी हुई नाली से नागरिकों को हो रही परेशानी को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एमपीआरडीसी जो रोड बनी हुई है उसके समीप निचले स्तर पे कुछ मकान हैं जी, 5-7 मकान का मुआयना किया गया है। उसमें 1-2 मकान पहले से क्षतिग्रस्त हैं और जो अभी काबिज हैं वहाँ 2 मकान किराएदार हैं, वो उनको हम अभी वर्तमान में रूम को खाली करा रहे हैं और उसकी व्यवस्था हमारे लेबर है, ट्रैक्टर लगा हुआ है, नगरपालिका द्वारा कराया जा रहा है और उनको दूसरी जगह शिफ्ट अभी आज ही कर दिया जाएगा। इसके कारण पानी भरा एमपीआरडीसी जो रोड का निर्माण किया है और जो नाली बनाई, नाली एक्चुअल में ऊंचे स्तर पे है, रोड के से लगा हुआ है और चूँकि मकान नीचे है इसलिए पानी का भरा हो रहा है और उसी पानी को हम ये ट्रैक्टर टैंकर और अपना जो डीजल पंप है उससे हम बाहर कर रहे हैं पानी को और निकासी व्यवस्था हो जाएगी। सरकार द्वारा बिजली का अनावश्यक उपयोग न कर बिजली बचाओ का संदेश दिया जाता है। वहीं प्रशासनिक कर्मचारियों की लापरवाही से दिन में भी स्ट्रीट लाइट चालू कर बिजली का अनावश्यक खपत किया जा रहा है।
नगर के मुख्य मार्ग सहित अन्य वार्डों में लगी स्ट्रीट लाइट रविवार को दिन भर जलती रही, लेकिन इस ओर जिम्मेदार विभागीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। गौरतलब हो कि नगर पालिका द्वारा नगर के वार्डों में रोशनी के लिए सैकड़ों की संख्या में स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है, जिससे रात के समय लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। लेकिन कई बार शहर के मुख्य मार्ग व वार्डों में स्ट्रीट लाइट दिन में रोशन होती रहती है, जिससे अनावश्यक बिजली की खपत हो रही है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है। बता दें कि स्ट्रीट लाइट को चालू व बंद करने के लिए कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, लेकिन कई बार कर्मचारियों द्वारा समय पर बिजली बंद नहीं की जाती है और देर सुबह तक बिजली जलती रहती है। इस संबंध में नगर पालिका के विद्युत शाखा प्रभारी जीएल पारधी ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते शहर के कुछ स्थानों पर स्ट्रीट लाइट दिन में भी जल रही है। कर्मचारियों के द्वारा फॉल्ट ढूंढने का कार्य किया जा रहा है। फॉल्ट मिलने पर सुधार कार्य कर अनावश्यक जल रही बिजली को बंद किया जाएगा। जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा धीरे धीरे पैर पसारते ही जा रहा है। अन्य राज्यों सहित अन्य जिलों से पहुंच रहे नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 8 अगस्त को देर रात प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 अगस्त को देर रात में ICMR लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 अगस्त को देर रात में ICMR लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 3 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक मरीज किरनापुर का है जो नालंदा बिहार से आया है। एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम मानपुर का है जो नागपुर से आया है। एक मरीज खैरलांजी तहसील के ग्राम खुर्सीपार का है जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया था। ये तीनों ही मरीज क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। इन तीनों मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 164 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार इनमें से 130 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 34 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। सड़कों पर आवारा मवेशियों के रूप में रह रहे गौवंश की लगातार दुर्घटनाओं में हो रही मौत पर विहिप ने नाराजगी जताते हुए गौपालकों और नगरपालिका से सड़कों पर रहने वाली गौवंश को हटाए जाने की अपील की है। विहिप जिलाध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने कहा कि सड़कों पर गौवंश का होना नगरपालिका और पशुपालकों की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। सड़कों पर विचरण कर रहे गौवंश के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाओं में गौवंश की असमय मौत हो रही है, जिसके लिए जितने गौपालक जिम्मेदार हैं, संबंधित नगरपालिका प्रशासन भी उतना ही दोषी है, जो सड़कों पर आवारा गौवंश के नजर आने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष ने कहा कि गौवंश हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। हिंदू गौ माता के रूप में उसे पूजता है, लेकिन देखने में आ रहा है कि गौवंश से जुड़ी हिंदुओं की धार्मिक आस्था के बावजूद उसकी जान की सुरक्षा को लेकर गौपालक और नगरपालिका कतई गंभीर नहीं है। नगर के प्रमुख मार्गों सहित चौक चौराहों और गर्रा में सड़कों पर गौवंश का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, जो तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों की बलि चढ़ रहे हैं। पिछले दिनों गर्रा चौक में बैठे गाय का एक बछड़ा तेज रफ्तार वाहन का शिकार बन गया। यही नहीं बल्कि आए दिन बालाघाट शहर और शहर से लगे क्षेत्रों में सड़कों पर गौवंश दिखाई देते हैं, जो जनमानस के लिए भी खतरनाक है। गौवंश की सुरक्षा को लेकर कोई कार्यवाही नहीं होने से गौवंश की असमय मौत हो रही है, जो शोचनीय और चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर गौवंश के रहने के कारण होने वाली दुर्घटना में न केवल गौवंश की मौत हुई है, बल्कि इससे आम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने आवारा घूम रहे गौवंश को लेकर नगरपालिका द्वारा बनाई गई हाका गैंग के भी निष्क्रिय होने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा गौवंश को लेकर सतत कार्यवाही करने नगरपालिका ने हाका गैंग का गठन किया था, लेकिन वर्तमान में ये गैंग कहीं नजर नहीं आ रही है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि वो गौवंश का उपयोग कर उसे खुला ना छोड़ें और उसे सुरक्षित घर में ही रखें। वहीं नगरपालिका से भी मांग की है कि शहर की सड़कों पर बैठने वाले गौवंश को बचाने के लिए कार्यवाही कर आवारा घूम रहे गौवंश को पकड़कर उन्हें सुरक्षित गौशाला भिजवाएं।
विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष ने कहा कि यदि सड़कों पर नजर आ रहे गौवंश को लेकर जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो अपने गौवंश को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों पर कार्यवाही करने और आवारा गौवंश को पकड़ने में लापरवाही दिखाने वाले नगरपालिका के खिलाफ सड़क पर आकर आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण को देखते हुए आगामी गणेश उत्सव, मोहर्रम, जन्माष्टमी आदि त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जा सकेंगे। गणेश प्रतिमाएं सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं की जा सकेंगी तथा जन्माष्टमी एवं मोहर्रम पर जुलूस व ताजिए नहीं निकाले जा सकेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेशवासियों से कहा है कि वे घर पर ही इन त्योहारों को मनाएं। पूजा स्थलों पर एक बार में 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हों। इस बार स्वतंत्रता दिवस भी सीमित रूप से मनाया जाएगा। कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज जो स्वेच्छा से घर पर ही रहना चाहते हैं और जिनके घर में पर्याप्त व्यवस्था है, इनके होम आइसोलेशन को बढ़ावा दिया जाए। होम आइसोलेशन के दौरान नियमित रूप से इलाज और मॉनिटरिंग की अच्छी व्यवस्था की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के विधायक रामकिशोर कावरे का परसवाड़ा मुख्यालय में 1 दिवसीय आगमन हुआ, जहां मंत्री कावरे के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं सहित व्यापारियों तथा ग्रामीणों ने फूलमाला एवं आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री कावरे का स्वागत का सिलसिला बीजाटोला पहुंचने से प्रारंभ हुआ, जहां वरिष्ठ भाजपाई काशीराम हिरवाने के साथ ग्रामीणों ने फल से तौलकर और शॉल और श्रीफल देकर मंत्री का स्वागत किया। वहीं तहसील ऑफिस के सामने नरेंद्र पटले के साथ युवा भाजपाइयों ने तो जनपद पंचायत के सामने मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश चौहान, ग्राम पंचायत परसवाड़ा की ओर से सचिव योगेश हिरवाने, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से ब्लॉक समन्वयक संदीप चौरसिया, संकुल संगठन के कुंता चौधरी, स्व सहायता समूह उषा चौधरी, व्यापारी संघ की ओर से विमल कोचर द्वारा तो भाजपा के जिला मंत्री अशोक अवधिया द्वारा फलों से तौलकर मंत्री कावरे का स्वागत सत्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल परसवाड़ा के द्वारा बतौर मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के प्रथम नगर आगमन पर अभिनंदन कार्यक्रम स्थानीय जैन भवन में आयोजित किया गया, जहां पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत का कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चला। स्वागत के बाद संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में जहां एक ओर स्थानीय विधायक के मंत्रिमंडल में शामिल करने पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया, तो वहीं क्षेत्र की विशेषकर कृषि, सिंचाई, बिजली और स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की और विभिन्न मांगों से भी मंत्री को अवगत कराया। प्रदेश के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला है, तब से वे अपनी विधानसभा की जनता से मिलने के लिए ऐसे तरस रहे थे जैसे जल बिन मछली। आज जाकर उन्हें आराम मिला है, जब वे अपनी परसवाड़ा की जनता और अपने कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की हर एक समस्याओं से परिचित और चिंतित हैं। पहले क्षेत्र के विकास के रास्ते में कई समस्याएं आती थीं, अब सिर्फ विकास होगा। विकास के रास्ते में जो समस्या आएगी उसका तुरंत हल स्वयमेव निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि पहली बार जब मैं शपथ लेने के बाद परसवाड़ा का कार्यक्रम बनाया था और मैं अपने पार्टी के प्रमुख, पार्टी के मतदाता, पार्टी के हमारे बूथ अध्यक्ष, पालक, संयोजक से जो मेरा असीम प्रेम, जिनके कारण मैं यहाँ पर तक संगठन में काम करते करते आया हूँ, उन सब से मिलने की बड़ी लालसा थी। जिस प्रकार तालाब से मछली को निकाल दो और मछली तड़पती है, वैसे ही इस कोरोना महामारी के चक्कर में हम अपने लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज सोशल डिस्टेंस का लाभ उठाते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए
हम अपने कार्यकर्ता से, मतदाता भाइयों से हमने मिलने का जो कार्यक्रम तय किया था वो आज हम पलसवाड़ा में आए। सभी हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने हमारा आत्मीय स्वागत किया, आत्मीय अभिनंदन किया और अपने क्षेत्र की जो मूलतः जो हमारे विभाग इरिगेशन विभाग के जो पानी की समस्या है, हमारा डैम बन जाए, हमारे पुरानी परियोजना जो अधूरी है वो पूरी हो जाए, हमारे नहरें बन जाएं, ये सारी चीज़ों पर हमने अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करके एक टीम भावना के रूप में इस क्षेत्र के विकास के लिए हम कैसा अच्छा काम कर सकते हैं, वो सभी हमारे जल संस्था के अध्यक्षों से हम चर्चा करेंगे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में हुआ मंचीय कार्यक्रम। युवाओं ने किया रक्तदान, किया गया वृक्षारोपण, सामाजिक प्रतिभावान विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हुआ आयोजन। कोरोना संक्रमण का मूर्तिकारों पर पड़ा है बड़ा असर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं जिले के मूर्तिकार। बड़ी प्रतिमाओं पर रोक लगने के चलते परेशान हुए मूर्तिकार। रंगों और मिट्टी के दामों ने मूर्तिकारों की बढ़ाई मुसीबत। हरछठ माता और बलराम की हुई पूजा अर्चना। पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर माताओं ने किया व्रत। हलधर बलराम की भी घरों में मनाई जयंती। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।